हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th पॉलिटिकल साइंस आज पार्ट 1 चैप्टर 5 करेंगे। इससे पहले हम इस लेसन में सामूहिक सुरक्षा, दो ध्रुवीयता का अंत, शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये लेसन कर चुके हैं। और इस पार्ट को हमारा शुरू करने का उद्देश्य ये भी है क्योंकि इस समय न्यूज़ में हमारे अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने के लिए यूरोपीय संघ जैसे गठबंधन, नाटो जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं और सुरक्षा परिषद के सदस्य इस समय वर्तमान की न्यूज़ बता रही हैं बच्चों आपको कि वो भी इस समय टक्कर पर हैं कि अमेरिका, चीन, रूस ये सब आमने सामने हो रहे हैं कि हो सकता है संभावनाएं कि कोरोना के कारण ये दूसरा शीत युद्ध शुरू हो जाए। तो इसीलिए इस पार्ट 1 के चैप्टर 5 को हमने उठाया है क्योंकि इस समय भूमिका पाकिस्तान की करंट न्यूज़ आ रही हैं। तो लेसन का नाम है, शुरू करते हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया का मतलब कि हम भारत में रहने वाले भी दक्षिण एशिया में ही आते हैं। हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर जो बदलाव हुआ उससे यदि हम नज़र हटा लेते हैं अपनी और दक्षिण एशिया की ओर मुड़ते हैं तो वहाँ भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बिठा तो लिया, लेकिन ये क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा है। स्पष्ट कि विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरीके के संघर्षों पर भी गया है। यानी विश्व के देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव रहे हैं उन पर ध्यान दिया है और इस क्षेत्र माने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हैं, चाहे सीमा को लेकर हों या नदी जल को लेकर हों या पीओके को लेकर हों, इसके अतिरिक्त विद्रोह जो हैं वो जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी होने वाले झगड़े हैं। इन्हीं वजह से दक्षिण एशिया का जो इलाका है वो बड़ा ही संवेदनशील हो गया है और विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र जो है वो सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका बन गया है। इसकी एक बात और भी है कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें, विकास करके समृद्ध बन सकते हैं। तो इस पूरे लेसन में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों में घरेलू राजनीति से इन झगड़ों का जो सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा इनके मूल में है और इस वजह से इस अध्याय में दक्षिण एशिया का परिचय दिया गया है और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं कि क्या है दक्षिण एशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। हमने देखा होगा कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान और भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेज़बानी भी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव, शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। शुरुआती स्थिति में हम क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशिया है क्या, जैसे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कहीं न कहीं भारत की सीमाओं से लगे हुए देश हैं। उत्तर के विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला,
दक्षिण एशिया का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी, ये सब इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र को दर्शाता है। और ये भौगोलिक जो विशिष्टता है, इसी उपमहाद्वीप के क्षेत्र में भाषा, समाज, संस्कृति के विभिन्नता के कारण जिम्मेदार है। इन्हीं क्षेत्रों में जब तब हम अफ़गानिस्तान और म्यांमार की भी बात करते हैं, चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, लेकिन इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल 7 देशों के लिए करेंगे, जो विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, जिसमें और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप पढ़ चुके भी हैं, और इसमें आज़ादी के बाद के दिनों में भारतीय राजनीति पर चर्चा भी की गई। सेकंड पार्ट में हमने बात करी कि राष्ट्रवाद की चुनौतियां पढ़ी हैं, आर्थिक नियोजन की राजनीति पढ़ी है। तो भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ से ये बताया गया, और हमें ये याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है, और पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें भी रही हैं। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो की रही और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। लेकिन 1999 के बाद पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2008 से फिर वहाँ लोकतांत्रिक शासन हुआ। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र माने राजा का शासन। शासन की सारी शक्तियां राजा के हाथ में थी। संविधान तो था, कार्यों का विभाजन नहीं था, पावर शेयरिंग नहीं थी, सत्ता की साझेदारी नहीं थी। संवैधानिक राजतंत्र था, और राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां लेगा। लेकिन 2008 में राजतंत्र को खत्म किया। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन गया था, यानी सबको आवश्यकता है लोकतंत्र के लिए। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश भी हैं, ऐसे बदलाव आए। जैसे भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, भूटान में भी, यानी राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा था। आप पढ़ चुके हैं भारत के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों के बारे में कि बहुदलीय माने जिस देश में बहुत सारे दल हों। जैसे उदाहरण के लिए भारत भी है, जहाँ बहुदलीय प्रणाली को अपनाया जाता है। तो ये व्यवस्था भूटान 2008 में भी रही। भारत का पड़ोसी देश है, भारत इसको अच्छा से पोषण करता है, गरीब देश भी है। दूसरा जो द्वीपीय देश है, वहाँ पर मालदीव जिसको हम कहते हैं, 1968 तक सल्तनत हुआ करती थी। 1968, जबकि देश हमारा आज़ाद हुआ 1947। बात कर रहे हैं हम पड़ोसी देश मालदीव की। तो 1968 में जाकर के यह एक गणतंत्र बना। और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जिस देश का मुखिया निर्वाचित होता है। हमारे देश का मुखिया संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, इसलिए भारत भी एक गणतंत्र देश है। तो मालदीव में 1968 में गणतंत्र बना। यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होने का, यहाँ केवल राष्ट्रपति शासन करेगा। तो 2005 में के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में
एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है और इसी पार्टी ने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2018 में हुए चुनावों में जीत हासिल की थी। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। यहाँ की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। 5 बड़े देशों में हाल ही में सर्वेक्षण किया गया जहाँ पर लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रतिनिधि मूलक यानी जिन नेताओं का चुनाव हम करते हैं, इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को ज़्यादा वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उसका महत्व मानते हैं। लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है ऐसा नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के में भी लोकतंत्र का प्रभाव बढ़ा है। भारत आज की स्थिति में पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका जैसे देशों में भी लोकतंत्र पलता है। भारत को छोड़कर हम दक्षिण एशिया के अन्य 4 देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।